नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की 29 अगस्त की द हिंदू को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं डीआरसी कांगो से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ का एक सेंट्रल अफ्रीका में जाओगे तो वहाँ पे एक कांगो मिल जाएगा, एक है डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, एक देश है। क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए यहाँ पे कई सारे एंगल मिल जाते हैं, जैसे कि चाइना का है, चाइना डोमिनेंस मिल जाएगा, वो यहाँ पे जाना चाहता है। वेस्ट जो दुनिया है, अमेरिका है, यूरोप है, उनके अपने अलग इंटरेस्ट रहते हैं। और फिर भारत है, भारत के अलग। हो क्या रहा है, कई ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि मैं चाइना चाह रहा है कि हमारा इंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा सुरक्षित हो जाए, क्योंकि वो मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं उस देश में। पूरे अफ्रीका महाद्वीप में ही बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, लेकिन जो डीआरसी वहाँ पे तो और ही ज़्यादा मिनरल्स हैं। इसलिए चीन चाहता है कि हम उनका दोहन कर लें, अमेरिका चाहता है हम कर लें। ठीक है, हम हैं तो हम भी यही चाहेंगे कि हम कर लें, सीधी सी बात है। तो बिना लाग लपेट के हम यूपीएससी में जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। क्या चर्चा रही, क्या नहीं रहा, अमेरिका ने क्या कहा, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे इम्पोर्टेंट ये है कि डीआरसी का महत्व क्या है, क्यों ये सब है। देखिए डीआरसी में मिनरल्स बहुत हैं, जैसे कि कोबाल्ट। दुनिया भर का 70% कोबाल्ट अकेले डीआरसी में पाया जाता है। 70% कोबाल्ट दुनिया में जितना भी उत्पादन होता है उसका। और कोबाल्ट का आपको पता है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी बनाई जाती हैं उनमें उपयोग होता है। आपके जो स्मार्टफोन बनाए जाते हैं उनकी बैटरी बनाने में उपयोग होता है। तो कोबाल्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे ज़्यादा कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है, तो लिखा था डीआरसी। यूपीएससी ने पूछा था, तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके अलावा और भी मिनरल्स हैं, वो देख लीजिए। मैं सिर्फ उसकी बात करूँगा जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए, पीटी के लिए। ये खबर पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ इतना उल्लेख कर सकते हो मेंस में कि हमारे संबंध मौजूद क्यों होने चाहिए, तो हमें मिनरल्स मिलेंगे जैसे कोबाल्ट। ठीक है, तो कॉपर पाया जाता है वहाँ पे। कॉपर का जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है उसमें कितना यूज होता है आपको पता है, कॉपर चाहिए होता है। गोल्ड है, गोल्ड भी खूब पाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, आपका डायमंड है, डायमंड पाया जाता है। टिन हुआ, टंगस्टन हुआ, लिथियम का कितना इंपॉर्टेंस है, लिथियम आयन बैटरी बनती है। टेंटिलम, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डीआरसी से इतना इम्पोर्टेंट था, और जो खबरें चलती रहती हैं उनका कोई महत्व नहीं। आप 15 दिन बाद सब भूल जाओगे। इम्पॉर्टेंट क्या है कि डीआरसी इम्पॉर्टेंट क्यों है, कौन कौन से मिनरल्स हैं, बस इतना काफ़ी। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये चर्चे में क्यों है, तो देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है, इस पर आर्टिकल पूरा आया था, जिसमें इसका महत्व क्या है, साथ ही साथ इनकी क्या उपयोगिता है और कितना प्रभाव पड़ा जब से ये आई है, देख लेते हैं। 28 अगस्त वर्ष 2014 में इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वित्तीय समावेशन करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना। ठीक है, और इसका प्रभाव इतना हुआ कि एक समय था कि हमारे जो भारतीय लोग थे उनमें से आधे से ज़्यादा के पास अकाउंट नहीं हुआ करता था, लेकिन आज की स्थिति ये है कि लगभग हर एक व्यक्ति के नाम पे अकाउंट हो गया है। तो इतना इसका महत्व है। इवन ये स्कीम विश्वव्यापी रूप से इतनी प्रसिद्ध हुई है कि वर्ल्ड बैंक ने इसकी प्रशंसा की है कि ये स्कीम सफल रही है। बहुत यूनिवर्सल जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इसके लिए बहुत सफल स्कीम माना गया है। वर्ल्ड बैंक भी प्रशंसा कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं। लाभ क्या थे इसके, डीबीटी, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। पहले क्या हुआ करता था, जैसे कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी, तो उन्होंने कहा था कि सेंटर से 1 रुपया हम छोड़ते हैं और लोगों के पास 15 पैसे पहुंच पाते हैं। बीच में जो 85 पैसे हैं ये लीक हो जाते हैं, करप्शन हो जाता है उसका। तो अब डीबीटी का कंसेप्ट आया कि आपके नाम पे कोई अकाउंट है, हम सरकार है, हमने कोई स्कीम चलाई, सीधे आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। बीच में बिचौलियों को काम खत्म हो गया। तो लीकेज की जो समस्या थी उससे निजात मिल गई, लगभग मिल गई है। थोड़ा बहुत कहीं लीकेज हो जाता है वो बात अलग है, लेकिन बहुत फ़ायदा मिला। तो डीबीटी के रूप में, जैसे कि डीमोनिटाइजेशन और कोविड-19। डीमोनिटाइजेशन जब नोटबंदी हुआ था, आपने देखा होगा लोगों ने इन्हीं खातों में अपने पैसे जमा किए थे, जो भी उनके पास जमा पूंजी 10,000, 20,000, 2,000, 50,000 सारी इसमें जमा की। तो जमा किया तो इससे डिमोनेटाइजेशन के समय फ़ायदा मिला। कोविड-19 आया तो
सरकार सहायता देना चाहती है लोगों को, लेकिन सरकार के पास कुछ तरीका तो होना चाहिए लोगों तक पहुंचने का। तो उस समय यही तरीका था कि जो कोविड-19 समय जो आपके जनधन अकाउंट थे, इनके माध्यम से हर एक महिला को 500 रुपये भेजे थे हर महीना, अगले काफ़ी महीनों तक, 3 महीनों तक या 4 महीनों तक भेजे थे। तो ये भी फ़ायदा दिए। डिजिटल ट्रांजेक्शन खूब बढ़ा। इसके बाद में आप देख रहे हो भारत डिजिटल ट्रांजेक्शन के मामले में कितने शीर्ष पर है, आप देख ही रहे होंगे। ये बड़ा रुपए कार्ड है, UPI है, ये सारी चीज़ें हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि वुमेन एम्पावरमेंट खूब हुआ है इस क्षेत्र में। जब ये स्कीम आई, आज भी अब अकाउंट की बात करोगे तो जीरो बैलेंस के अकाउंट है पुरुषों की तुलना में महिलाओं के ज़्यादा खोले गए हैं। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में देख सकते हो। तो ओवरऑल इसका फ़ायदा ही हुआ है कि काफ़ी अकाउंट खुल गए हैं। डेटा बदलता रहता है, जब भी एग्ज़ाम देना हो तो डेटा देख लेना, बात कर लेना। तो ये तो हुआ फ़ायदा। अब चुनौतियाँ देख लेते हैं, इसके चैलेंज क्या है। एक है चैलेंज इसका कि वित्तीय साक्षरता नहीं है। लोगों ने अकाउंट खुला लिए हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है अकाउंट से कैसे पैसे निकालने हैं, कैसे डालने हैं, प्रोसेस नहीं पता होती। KYC कैसे क्या करवाना, ये प्रोसीजर नहीं पता होती। वित्तीय साक्षरता नहीं है। वित्तीय मतलब रुपये पैसों से कैसे काम करवाना है वहाँ पे बैंक में, ये साक्षरता नहीं है। इनएक्टिव नहीं है, डिजिटल लिटरेसी भी नहीं है। इसी को कहते हैं डिजिटल डिवाइड। लोग पास जो डिजिटल लिटरेसी है, इनकी जो ऑनलाइन चलाने वाली जो चीज़ है उसकी लिटरेसी नहीं है। वो भी नहीं जानते हैं कि कैसे बैंक अकाउंट को, बैंक में जो ऐप है उसको कैसे चलाना है, एग्जिट कैसे करना, ये सब कैसे करना, ये भी नहीं पता होता है। तो ये भी प्रॉब्लम है। इनएक्टिव हो गए, यानी बहुत सारे अकाउंट तो खुला लिए लोगों ने, फिर उसका यूज ही नहीं किया। और यूज भी कर रहे हैं तो केवल सब्सिडी के रूप में। जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, कभी कभार दे देती है, उसका यूज कर लेते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो यूज करने की बात आती है तब KYC करा लेते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं कराते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। अगर हम ये चैलेंजेस को भी टैकल कर लें तो ये योजना बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन योजना है। हाँ, दी हिंदू का तो आर्टिकल बहुत ही कम आए थे, आर्टिकल जो भी आए, लेकिन करना तो ज़रूरी है। एक है न्यू वर्ल्ड स्क्रू वॉर्म, न्यू वर्ल्ड स्क्रू वॉर्म, यानी कि SCREWWORM। ये क्या है? ये एक परजीवी मच्छी है, पैरासिटिक फ्लाई है, एक मक्खी है। करती क्या है पहले देख लीजिए, फिर उसको बता देते हैं। देखिए, एक मक्खी है, ये मक्खी मांस खाती है, इसलिए इसको मैन ईटर भी बोल देते हैं। इंसानों का भी मांस खाती है, जानवरों का भी मांस खाती है। करती कैसे इसकी प्रोसेस होती है? ये मक्खी है, आपके ऊपर बैठ गई या किसी जानवर के ऊपर बैठ गई, मांस खाने लगेगी और उसी मांस में अपने लार्वा छोड़ देगी। उस लार्वा को कहते हैं मैगोट्स कहते हैं, मैगोट्स। लार्वा छोड़ देगी और उस लार्वे से सैकड़ों मक्खियाँ छोटी छोटी पैदा होंगी। वो लार्वा सब उसी मांस में अंदर घुस जाते हैं, उसको मांस को खाते रहते पूरे बॉडी में फैल जाते हैं ऐसे। और फिर वो जो मांस जो खाते हैं उसी का मांस गिरता है नीचे, उसी से फिर वो जो लार्वा हैं बड़े बड़े होके निकल के मक्खी का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे ये फैलती है। तो आपने समझ लिया। तो ये नुकसानदायक इतनी होती है कि अगर आपने सही से ट्रीटमेंट नहीं कराया तो जान भी जा सकती है। अभी ये मामला देखा गया अमेरिका में पहले एक व्यक्ति में मामला देखा गया है, इस वजह से ये चर्चा में आ गई है। हालांकि अमेरिका ने ये पूरी तरीके से इसको समाप्त कर दिया था, एक समय था, आज के काफ़ी वर्षों पहले, लेकिन दोबारा फिर देखा गया। इसका कारण ये है कि ये जो मक्खियाँ हैं अभी जो मध्य अमेरिका है, जैसे पनामा है, कोस्टा रिका है, होंडुरास है, निकारागुआ है, इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और यहाँ के जो मवेशी हैं, काऊ है, बफेलो है, इन सबको अमेरिका ले जाया जाता है और इन्हीं के जरिए वो अमेरिका में पहुँच गया और वहाँ से कैसे भी पुरुष में एक व्यक्ति में पहुँच गया। तो ये सारा खेल है। एक बात बता देता हूँ, देखिए ये क्या है, पैरासिटिक फ्लाई है। इसे फ्लैश ईटिंग व्लो फ्लाई भी कहते हैं। फ्लैश ईटिंग यानी कि मांस को खाने वाली मक्खी है, इसलिए कहते हैं। कहाँ पाई जाती है? तो साउथ अमेरिका में पाई जाती है, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास। यह मानव का मांस खाती है, इसे मैन ईटर भी कहते हैं इसीलिए। और मांस में मैगोट्स छोड़ देती है और मैगोट्स ये लार्वा होते हैं उसके, वही बड़े होते रहते हैं और फिर मक्खी का रूप ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये फैलते हैं। तो आपने पूरा प्रोसेस देख लिया, ठीक है। ये PDF आपको जर्नी टू IAS PCS के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्रॉपर आप दो पेज का पूरा दी हिंदू होता है, 6 से 7 खबरें होती है, उनको सेव करके रख लिया करिए। देखिए बढ़िया से बना के रखा है इसको, तो देख लिया करिए। और वैसे आप 1.5 से 2 घंटे अगर देख रहे हो तो 2 घंटे लग जाता है, सच बात करें तो।
इवन मैं तैयार करता हूँ तो मुझे खुद 2 घंटे से प्लस ही समय लग जाता है। तो सीधी सी बात है, आप इसका एनालिसिस देख लीजिए, इनको सेव करके रख लीजिए क्योंकि रिवीजन कर लोगे, और साथ ही साथ एक मैगजीन फॉलो करिए। तो 10 मिनट की 15-20 मिनट की ये वीडियो है, ये देखिए। इसके अलावा आप एक मैगजीन फॉलो करिए, आपकी करंट अफेयर से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। एक है अगला हनी मिशन। हनी मिशन क्या है, 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। खादी और विलेज इंडस्ट्री जो कमीशन है उसके तहत आता है, एमएसएमई मंत्रालय है क्या करंट अफेयर। क्या करंट अफेयर ये है कि जो हम हनी उत्पादन करते हैं, जो प्राकृतिक शहद होता है, नेचुरल हनी होता है, हमारा खूब उत्पादन होता है, ठीक है। इवन हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। टॉप 10 जो एक्सपोर्टर है ना, उनमें हमारा नाम भी आता है, भारत का भी नाम आता है। तो करंट अफेयर्स ये है कि जो नेचुरल हनी है, हमने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को $14 पर टन कर दिया है। यानी कि 1 टन आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो वो $14 पर टन जो है उतना कर दिया, उससे कम पे आप नहीं एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो नेचुरल हनी पर जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस है उसको $14 पर टन कर दिया है, ये है। अब इसके उपयोग क्या होते हैं, कई सारे फ़ायदे होते हैं, हेल्थ के बेस से फ़ायदे होते हैं ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। कौन सा मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय। हनी मिशन 2017 में लॉन्च किया था, और भारत टॉप 10 में एक्सपोर्टर है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो यूपी में होता है, गुजरात में होता है, ठीक। तो कौन कौन खबर है, एक बार रिकैप कर देते हैं। पहली खबर क्या है, पहली खबर है डीआरसी से। डीआरसी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, सभी के इंटरेस्ट हैं, तो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। और भारत का क्या है, ये सारी चीज़ें। पीएम जनधन योजना क्या है, वित्तीय समावेशन, और 2014 में उसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। न्यू वर्ल्ड स्क्रीवॉर्म एक आई है जो पैरासिटिक फ्लाई है, उसके बारे में आपने देखा, सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती है ये चीज़ें। और फिर हनी मिशन है एमएसएमई मंत्रालय के तहत। तो ये सारी खबरें हैं, आप देख लीजिएगा। और आज कम ही खबरें थी, 4 ही खबरें थी, तो इसके हिसाब से देखिए, आप पूरे इसको फॉलो करिए अच्छे से। सच मानिए कि ये जो भी समय है आपके पास उसको बचाइए, जैसे करंट से कुछ समय बचाइए, कहीं और बचाइए, और मेंस पे ध्यान दीजिए, आंसर राइटिंग पे ध्यान दीजिए, ठीक है। वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और एक अच्छा सा कमेंट बता देना, और फीडबैक भी बताना। PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद।